ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ सरलता से सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके पहले के जो वीडियोज मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, उनमें हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के विषय में चर्चा किया और साथ साथ हमने उन सारे चैप्टर्स के प्रश्नों को भी हल किया। आज के इस वीडियो में हम उसी बुक का यानी एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का हम जो चैप्टर 5 है उसे समझने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का क्या नाम है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह यानी प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है। अब हमने चैप्टर 1 में, जिसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी, उस चैप्टर में ये चर्चा किया था कि अभी तक जितने भी ज्ञात ग्रह हैं जिनकी हमें समझ है या जिन्हें हम जानते हैं, उनमें से मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। और यही कारण है कि पृथ्वी को यानी अर्थ को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है, तो जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी की सतह यानी सरफेस पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि यानी लैंड, जल यानी वाटर और वायु यानी एयर मौजूद हैं। अब पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह क्यों है जिस पे जीवन संभव है? क्योंकि जीवन के लिए यानी लाइफ के लिए जो आवश्यक तत्व हैं जैसे भूमि, वायु और जल, वो क्या है, पृथ्वी पे मौजूद है, पृथ्वी के सतह पे। अब पृथ्वी का सतह किसे कहेंगे? तो पृथ्वी का, जैसे हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग जो है, जो ऊपरी सतह है, वो क्या है, तो उसे हम त्वचा या स्किन कहते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है, ऊपरी भाग है, उसे हम क्या कहेंगे? पृथ्वी की सतह कहेंगे। तो पृथ्वी की सतह पे क्या क्या मौजूद है? भूमि मौजूद है यानी लैंड, जल मौजूद है यानी वाटर और वायु मौजूद है यानी एयर। अब ये तीन चीजें जहां एक साथ मिलती हैं, वहां क्या होगा? तो जीवन की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ जीवन की उत्पत्ति होगी। अब पृथ्वी की सतह पे जो भू क्षेत्र है, जो भूमि का क्षेत्र है, उसे हम भूमंडल यानी लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी का पहला परिमंडल है। वही जो पृथ्वी की सतह पे जलीय क्षेत्र है, उसे हम जलमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, जो कि पृथ्वी का दूसरा परिमंडल है। वही पृथ्वी पे मौजूद जो वायु के क्षेत्र हैं, ठीक है, उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहा जाता है, और ये पृथ्वी का तीसरा परिमंडल है। अब भूमि, जल और वायु जहां एक साथ मिलेंगी, वहां क्या होगा? तो जीवन की उत्पत्ति होगी, यानी लाइफ की उत्पत्ति होगी। ठीक है, जीव जंतु वहां जन्म लेंगे। तो उस मंडल को हम क्या कहते हैं? तो जीव मंडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बायोस्फीयर कहते हैं, और ये पृथ्वी का चौथा परिमंडल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी के कौन कौन परिमंडल होते हैं। अब आइए इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि पृथ्वी की सतह पे कहाँ कौन सा परिमंडल स्थित है। तो जो पहला पृथ्वी का परिमंडल है, जिसे भूमंडल यानी लिथोस्फीयर कहा जाता है, तो आप इस डायग्राम में अनकलर्ड पार्ट को देखिए, जैसे जो व्हाइट कलर का है, ये पोर्शन, ये सारे जो विदाउट एनी शेडिंग के पार्ट हैं, वो क्या है? तो वो भूमंडल के हिस्सा हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे जलमंडल। तो जो ब्लू कलर से शेडिंग किया पार्ट आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, वो सारे क्या हैं? तो जलीय क्षेत्र हैं और उन्हें जलमंडल कहा जाता है। अब हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से क्या है? तो वायु की चादरों ने घेर रखा है। ठीक है, तो इन चादरों को ही हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहा जाता है, और ये पृथ्वी का
तीसरा परिमंडल है। अब भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल जहां एक साथ मिलते हैं वहां क्या होगी, तो जीवन की उत्पत्ति होगी और उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो जीवमंडल यानी बायोस्फीयर के नाम से जानेंगे। और ये पृथ्वी का चौथा परिमंडल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी के महत्वपूर्ण जो परिमंडल हैं वो कौन कौन से हैं और पृथ्वी के सरफेस पे यानी सतह पे किस किस भाग को हम कौन सा परिमंडल कह सकते हैं। तो अब आइए हम आगे एक एक करके इन परिमंडलों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी तक हमने पृथ्वी के जो परिमंडल हैं उनके विषय में जाना कि पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति क्या क्या है। अब आइए हम एक एक करके इन परिमंडलों के विषय में और अधिक जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी का पहला परिमंडल था उसे अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब लिथोस जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है पत्थर। तो भूमंडल को हम अंग्रेजी में लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब भूमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी की ठोस सतह यानी सॉलिड सरफेस को भूमंडल कहते हैं। तो अर्थ का जो सॉलिड सरफेस यानी ठोस सतह है उसे हम भूमंडल कहते हैं। यह चट्टानों यानी रॉक्स और मिट्टी यानी सॉइल्स का बना होता है। अब जो भूमंडल है वो किस चीज के बने होते हैं, तो वो चट्टान और मिट्टी के बने होते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी की ठोस सतह को हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ का जो सॉलिड सरफेस है उसे हम दो पार्ट यानी दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला भाग है हम उसको महाद्वीप के नाम से जानते हैं जिसे अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और वही जो दूसरा भाग है उसे हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं जिसे अंग्रेजी में ओशियनिक बेसिन कहा जाता है। अब आइए हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन क्या होते हैं। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें। यहाँ जो ब्लू डॉटेड पार्ट है वो क्या है, तो पृथ्वी के सरफेस पे जो जलीय भाग है उनको दर्शाते हैं। ठीक है, और वही जो व्हाइट पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, तो वो स्थलीय भाग को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि महाद्वीप क्या होते हैं। तो इस डायग्राम में जो आप अनकलर्ड व्हाइट पार्ट देख रहे हैं ये सारे क्या है, तो ये महाद्वीप कहे जाते हैं। ठीक है, अब महासागरीय बेसिन क्या होते हैं, तो इस जलीय भाग के नीचे की जो अर्थ सरफेस है, जो इस जलीय भाग के नीचे यानी जल से ढका हुआ भाग है पृथ्वी के ठोस सतह का, उसे हम क्या कहते हैं, महासागरीय बेसिन यानी ओशियनिक बेसिन के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी की सतह पे जो ये जलीय भाग हैं वो क्या है, तो एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आगे जब हम जल मंडल पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इनको भी, इस जलीय भाग को भी विभाजित किया गया है और उनको हम महासागर बोलते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब ये जो जलीय भाग है ये जो स्थलीय भाग है जिसे महाद्वीप कहते हैं उसको क्या करते हैं, तो विभाजित करते हैं। ठीक है, अब आइए एक और बात महत्वपूर्ण कि ये जो जलीय भाग है, ठीक है, तो जलीय भाग में का जो लेवल होता है, ठीक है, जिसको हम सी लेवल कहते हैं यानी समुद्री सतह कहते हैं, तो हम किसी भी स्थान की ऊंचाई या गहराई को उसी से मापते हैं। यानी समुद्र तल से हम किसी एक स्थान की ऊंचाई या गहराई को नापते हैं। तो हमने देखा कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन
किसे कहते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल के को देखते हुए भी हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन क्या होते हैं। तो यहाँ आपके सामने दो कटोरियां हैं, ठीक है, एक व्हाइट और एक ग्लास की कटोरी है। तो ये जो व्हाइट कटोरी है ये समझ लीजिए कि पृथ्वी की सतह का उठा हुआ भाग है, ठीक है, जो ऊंचा भाग है उसे महाद्वीप कहते हैं। और वही ये जो बाउल है, ये जो कटोरी है, ये किसको दर्शा रहा है, तो महासागरीय बेसिन को, ठीक है। अब इस कटोरी की यानी जो ग्लास का कटोरी है उसकी पेंदी यानी नीचे के भाग को हम क्या कहेंगे, तो महासागरीय बेसिन के नाम से जानेंगे। अब इन दोनों को मैं साथ रखता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो ग्लास वाला भाग है इसमें क्या है, तो जल ठहरे हुए हैं, क्योंकि इनकी ये क्या है, ये गहरे भाग हैं, पृथ्वी के ठोस सतह के ये गहरे भाग हैं। और ये जो व्हाइट बाउल है, व्हाइट कटोरी है, ये पृथ्वी के ठोस सतह के उठे हुए भाग है, मतलब ऊंचे भाग है। तो इसे हम महाद्वीप कहेंगे और इसे हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानेंगे। अब ये जो पानी का लेवल है, ठीक है, इसे ही हम समुद्री लेवल के नाम से जानते हैं, सी लेवल के नाम से जानते हैं। और हम किसी भी स्थान की ऊंचाई या गहराई को इसी लेवल से मापते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्थान की ऊंचाई या गहराई को हम समुद्र तल या सी लेवल से मापते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन क्या होते हैं। अब आइए हम एक एक करके इन दोनों को समझने का प्रयत्न करते हैं कि महाद्वीप क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। तो इस डायग्राम में जो अनकलर्ड पार्ट हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, तो ये सारे पार्ट जो हैं वो क्या है, तो महाद्वीप हैं, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी के सतह पे कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे महाद्वीप तक जाने का प्रयत्न करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि वो कौन कौन से महाद्वीप हैं और उनका नाम क्या क्या है। तो हमारी पृथ्वी की सतह पे जो सबसे बड़ा महाद्वीप स्थित है वो और कोई नहीं, जिस महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है, यानी एशिया महाद्वीप कहा जाता है। तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिया गया है और उनके नाम है, और यहाँ उन्हीं नंबर से दर्शाया गया है उन द्वीपों को। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। अब कुछ बातें एशिया महाद्वीप के बारे में। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, हमने चर्चा किया था जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 जिसका नाम था ग्लोब अक्षांश है वह देशांतर। तो हमने देखा था कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश के आधे उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। वही हमने ये भी देखा था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो भी हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर हम इसको पूर्वी गोलार्ध और इधर हम पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा था। अब हमने ये भी देखा था कि हमारी ग्लोब पे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ये विषुवत रेखा, ठीक है। और वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और कर्क रेखा यानी
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। अब एशिया महाद्वीप जो है वो कुल पृथ्वी का की सरफेस का 1/3 भाग पे फैला हुआ है। ठीक है, तो अब आइए कुछ और बातें एशिया महाद्वीप के विषय में। अब एशिया महाद्वीप में यहाँ भारत के उत्तरी भाग में, ठीक है, उत्तरी भाग में एक पर्वत स्थित है। ठीक है, तो इस पर्वत को हम क्या कहते हैं, तो इस पर्वत का जो नाम है वो है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो भारत के उत्तरी भाग में एक पर्वत है, उसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, तो इस पर्वत को हम हिमालय के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पर्वतों के नाम और वो किस महाद्वीप में स्थित है उनका नंबरिंग दिया गया है, तो आप दोनों को देख के मिलाते जाएंगे। तो एशिया महाद्वीप में भारत के उत्तरी भाग में कौन सा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत। अब पर्वत क्या होते हैं, तो महाद्वीप पे जो सबसे ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं उन्हें ही पर्वत कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हमने देखा कि वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दूसरा कि भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत स्थित है। उसके अलावा एशिया और यूरोप को एक पर्वत द्वारा विभाजित किया जाता है। तो उस पर्वत का क्या नाम है, तो यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को क्या करता है, तो अलग करने का काम करता है। ठीक है, उनकी बाउंड्री बनाता है। तो इस प्रकार हमने एशिया महाद्वीप के विषय में जाना। अब आइए हम पृथ्वी की सतह पे जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो जो पृथ्वी की सतह पे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर से आपको यहाँ दर्शाया गया है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का यानी पृथ्वी की सतह पे सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। अब कुछ बातें इस महाद्वीप के विषय में। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होके गुजरती हैं, और एकमात्र यही एक महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब कुछ और बातें अफ्रीका महाद्वीप के विषय में। तो अफ्रीका महाद्वीप में इस स्थान पे एक पर्वत आपको मिलेगा जिसका नाम क्या है, एटलस। ठीक है, तो इस पर्वत को हम एटलस पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही आपको इसके दक्षिणी भाग में भी अफ्रीका के एक पर्वत मिलेगा। ठीक है, तो इस पर्वत का जो नाम है वो है डेकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको यहाँ 2 पर्वतों का जिक्र आपकी किताब में है। जो पहला पर्वत है उसे हम एटलस नाम से जानते हैं, जो इसके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जो पर्वत है उसका नाम है डेकेंसबर्ग पर्वत। अब अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी भी प्रवाहित होती है। तो ये जो नदी प्रवाहित होती है अफ्रीका में, इसका क्या नाम है, इसका नाम है नील नदी। ठीक है, नील नदी ये क्या है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी। वो कहाँ प्रवाहित होती है, कहाँ बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। अब अफ्रीका महाद्वीप में भी आपको एक अन्य चीज दर्शाया गया है आपके बुक में, जो है यहाँ सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा
मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, वो कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अफ्रीका महाद्वीप के विषय में भी कुछ बातें जानी। अब आइए हम जो पृथ्वी पे मौजूद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम क्या है? तो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका। अब उत्तर अमेरिका के विषय में कुछ बातें जानने का प्रयत्न करते हैं। अब उत्तर अमेरिका के उत्तर और पश्चिमी भाग में एक पर्वत आपको देखने मिलेगा जिसका नाम है रॉकीज पर्वत। ठीक है, तो इस पर्वत को हम क्या कहेंगे? रॉकीज पर्वत, या इसको रॉकी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वही साथ साथ उत्तरी अमेरिका में एक और पर्वत आपको देखने मिलेगा जिसका नाम है यहाँ अपलेशियन पर्वत। ठीक है, तो यहाँ ए डॉट से हम अपलेशियन पर्वत को ए डॉट से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा पर्वत है? तो अपलेशियन पर्वत है। अब आते हैं हमारे चौथे सबसे बड़े महाद्वीप पे। तो विश्व का यानी पृथ्वी के सतह पे जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप स्थित है उसका क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब कुछ बातें दक्षिण अमेरिका के विषय में। अब दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर एक पर्वत का विस्तार पाया जाता है। इस पर्वत का क्या नाम है? तो इसको हम एंडीज पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे ए डबल डॉट के से यहाँ दर्शाया गया है। तो ये जो पर्वत है ये कौन सा पर्वत है? तो एंडीज पर्वत है, और ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका में। अब इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है अमेजन नदी। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये जो नदी आप देख रहे हैं ये इसका नाम क्या है? तो अमेजन नदी। ठीक है, और ये नदी क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो कहाँ प्रवाहित होती है? तो दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। अब आते हैं हम अपने पांचवें महाद्वीप पे। तो हमारी पृथ्वी की सतह पे जो पांचवें नंबर का महाद्वीप है जो वो कौन सा है? तो इसका नाम है अंटार्कटिक महाद्वीप। अब ये महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी पे दक्षिण ध्रुव पे स्थित है। इसी कारण पूरे साल यहाँ पे बर्फ जमा होता है, जिस कारण यहाँ पे लोग निवास नहीं करते और यहाँ घर आपको नहीं देखने मिलेंगे। यहाँ आपको कुछ देशों के शोध जो संस्थाएं हैं वो देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ भारत की भी 2 शोध संस्थाएं कार्य करती हैं जिसका नाम है मैत्री और भारती। ठीक है, तो अब आइए हम अपने छठे महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं। तो जो यूरोप महाद्वीप है वो पृथ्वी पे मौजूद छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यूरोप के विषय में कुछ बातें कि एक तो यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत। अब यूरोप में ही आपको इस स्थान पे एक पर्वत देखने मिलेगा जिसका नाम है आल्प्स। ठीक है, तो इसे हमने A3 डॉट से यहाँ दर्शाया है। A3 डॉट कौन सा है? आल्प्स पर्वत है जो कहाँ है? तो 6 नंबर यानी यूरोप में। अब हम आते हैं एक और बात पे कि ये जो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। अब इन दोनों
इन दोनों महाद्वीपों को यानी एशिया को और यूरोप को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, तो यूरेशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। अब आइए हम अपने सबसे आखिरी महाद्वीप जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, उसके विषय में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी पे मौजूद 7 महाद्वीपों के विषय में चर्चा किया और उनके विषय में अन्य कुछ जानकारियां प्राप्त की। अब आइए हम आगे जो पृथ्वी का दूसरा परिमंडल है उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन हम इस चैप्टर का जो अगला पार्ट का वीडियो आएगा उसमें पृथ्वी के अन्य जो बचे हुए 3 परिमंडल हैं उनके विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।